तो प्यारे छात्रों, आज हम जो बोर्ड का नमूना प्रश्न पत्र जारी हुआ था उसको हल कर रहे हैं। और ये जो नमूना प्रश्न पत्र है अब की बार पूरी तरह से चेंज है, क्योंकि 2021 का जो एग्जाम है पूरी तरह से अलग पैटर्न पर होगा। तो इसके अंदर सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, वन लाइन प्रश्न और जितने भी प्रश्न अलग अलग टाइप के बन रहे हैं उन सभी प्रश्नों को एक एक करके हम हल करेंगे। जो भी नमूना प्रश्न पत्र बोर्ड ने जारी किया है उस पूरे को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। साथ ही डेस्क वर्क जो एक्सीलेंट और संजीव, इन दोनों डेस्क वर्कों को एक एक करके मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपके एग्जाम की पूरी तरह से तैयारी हो जाएगी अच्छे ढंग से और आप अच्छे से अच्छे नंबरों से इजीली पास हो पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज। सबसे पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपके पहला प्रश्न आएगा टोटल 10 नंबर का, और उसके अंदर आपके छोटे छोटे प्रश्न आएंगे 10। प्रत्येक प्रश्न है वो एक अंक का होगा। देखिए आगे लिखा हुआ है एक अंक। ओके, तो यहाँ पे सभी जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है यानी अब सद वाले, इन सभी प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है। ठीक है, यानी आपको कॉपी मिलेगी बोर्ड की, उसके अंदर आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। पूरा पूरा लिखने का काम नहीं, वहां समय कम होता है, इसलिए आपको क्या करना है, पहला प्रश्न लिखना है और उसका हल लिख के अ सही है तो अ, ब सही है तो ब, स सही है तो स, द सही है तो द लिखना है। ठीक है, इस ढंग से सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। नंबर है वो सही लिखना है, पहले का फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, ऐसे। ठीक है, तो मैं पहला प्रश्न आपको हल करवाता हूँ। पहला प्रश्न क्या है कि 17 का वर्ग, आपको संख्या दे रखी है उसका वर्ग पूछा है। क्या पूछा है, वर्ग। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 17 का वर्ग यानी 17 का गुणा करना है 17 से, राइट। 17 का वर्ग यानी कह रहा क्या है, 17 का वर्ग करना है, अर्थात 17 का गुणा जब 17 से करेंगे तो क्या आएगा, 7 इंटू 7 कितने होते हैं, 49, आ गया 9, हासिल आ जाएगी 4। 7 का गुणा 1 से करेंगे तो 7, और 7 और 4 मिलके कितने हो गए, 11। फिर गुणा का निशान, 1 का गुणा 7 से करूंगा तो 7 आएगा, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1। जोड़ दो इसको, ये 9 हो गए, 7 और 1 कितने हो गए, 8, और 1 और 1 मिलके कितने हो गए, 2। तो इस ढंग से इसका उत्तर कितना आया, 289, 289। अब इसमें से आपको देखना है अ, ब, स और द में से कहाँ पे 289 है। तो देखिए ब में आपको नजर आ रहा है 289, यानी इसका सही आंसर है वो क्या है, ब। आपको अपनी नोटबुक के अंदर, कॉपी के अंदर क्या करना है, ब लिखना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा विशेष है नहीं। जो भी संख्या आपको दे रखी हो परीक्षा के अंदर उसका वर्ग है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे 17 दे रखा है, 15 है तो 15 इंटू 15 करना, 12 है तो 12 इंटू 12 करना, बस इतना सा काम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा दूसरा प्रश्न दे रखा है कि बहुपद एफ एक्स बराबर 4x+2 में x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान होगा। ये कह रहा है कि ये बहुपद है और इस बहुपद के अंदर x बराबर 2 रखिए और उस बहुपद का मान फिर क्या आएगा, ये आपको पूछा गया इस प्रश्न के अंदर। तो ले लेता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे हटा देता हूं इसको। प्रश्न है एफ एक्स बराबर 4x+2। अब ये कह रहा क्या है कि x बराबर 2 रखिए, तो रख लो x बराबर 2। तो जहां x है, देखिए f और x है वो, उसकी जगह आपको ये 2 रखने का बोल रहा है, ये 2 रख लो। 4 और x यानी 4 का गुणा हो जाएगा 2 से। हमेशा ध्यान रखना है कि 4x दे रखा है मतलब इसके बीच में गुणा का निशान है, राइट। तो 4 इंटू 2 आ गया और प्लस का 2 पीछे, ये जो 2 है ऐसे कैसे लिखते हैं। अब इसको हल करो, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 8, और फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख लो, माइनस है तो माइनस लिखना। ये 2 है, 2 ऐसे के ऐसे, 8 और 2 मिलके कितने हो गए, 10। तो ये आ गया आंसर। अब इसके अंदर जो भी आपके आंसर सही है वो टिक कर दो। यहाँ पे देखिए अ में ही 10 है तो बाकी को देखने का काम ही नहीं है। तो ये आ गया आपके आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अ। ठीक है, तो इस ढंग से इसका उत्तर निकालना है। एक एग्जाम्पल में एक और आपको करके बता देता हूँ, जिससे आपके ऐसा प्रश्न आता है तो बिल्कुल इजीली आप कर पाएंगे। मैं प्रत्येक प्रश्न से जितना हो सकेगा एग्जाम्पल देख देख के और एक्स्ट्रा आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपके बिल्कुल प्रश्न है वो गलत ना हो। देखिए यहाँ पे जैसे मान लो आपको एफ एक्स दे रखा है, एक दूसरा समीकरण, दूसरा बहुपद मैं लेके आपको समझा रहा हूं।
जैसे यहाँ पे बोला था कि एफ एक्स बराबर 4x+2, मैं x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान क्या होगा। अब जैसे मान लो ये आ गया कि एफ वाई बराबर 3y-1, ठीक है। इस टाइप का कोई बहुपद आया, बहुपद कैसा भी आ सकता है, तीन तीन पद वाला भी आ सकता है, चार पद भी आ सकते हैं, कितने भी पद आपके आ सकते हैं। तो अब ये जैसे आगे कहेगा कि y बराबर कितना रखिए, 0 रखिए। अब ये कह दे कि y बराबर 0 रखिए, तो देखिए y की जगह मैं 0 रखूंगा, तो f ये जो y है उसकी जगह 0 रखना है, ये 0 रखा मैंने। जहां y है 3y-1 है, तो 3 और y गुणा में है, तो गुणा में 0 आ जाएगा और माइनस का 1। तो देखो 3 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0 और माइनस का 1, तो इसका उत्तर क्या आएगा -1। तो इस ढंग से आप कोई भी बहुपद है, कुल मिला के जो मान आपको बोला है कि ये मान रखिए, उस मान को रख लो और फिर उसको सॉल्व करो, तो आपके उत्तर है वो आ जाएगा। तो ये मैंने एक्स्ट्रा आपको एग्जाम्पल देके बताया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। अब तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए तीसरा है कि एक द्विघात बहुपद है और दे रखा है कि x² -2x-8 के शून्यकों का योग होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक इंग्लिश में होगा और एक हिंदी में होगा। एक इंग्लिश में पूरा वो का वो प्रश्न वापस रिपीट होता है। देखिए ये पूरा तीसरा प्रश्न जैसे हिंदी में आ गया, उसके बाद में इंग्लिश में आएगा वो का वो प्रश्न, ठीक है। तो इस ढंग से आपको जो भी आप लैंग्वेज में एग्जाम दे रहे हैं उसको आपको पढ़ना है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हिंदी वाला प्रश्न हम देखेंगे। द्विघात बहुपद x² -2x-8 के शून्यकों का योग कितना है, ये आपको पूछा है कि इसके शून्यकों का योग। तो किसी भी बहुपद के शून्यकों का जो योग होता है वो क्या होता है -b/a, और शून्यकों का गुणा है तो क्या होता है c/a। अब ये b क्या है और a क्या है, c क्या है, ये सब मैं आपको बता देता हूँ कि जो द्विघात होता है बहुपद उसका व्यापक रूप होता है वो क्या होता है ax² प्लस bx और प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे जो x² का गुणांक है वो तो है a, x का गुणांक है वो है b, और अचर पद है वो क्या है c। तो यहाँ पे इस जो व्यापक द्विघात बहुपद है इसकी आपको तुलना करना है इस जो बहुपद दे रखा है उससे। तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, देखिए यहाँ x² का गुणांक मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, तो क्या होगा 1, जिसके आगे कुछ नहीं है तो वो क्या होगा 1। यहाँ पे x का गुणांक क्या है -2, और अचर पद क्या है -8। अगर माइनस है बहुपद के अंदर तो माइनस है वो साथ में आएगा, क्योंकि यहाँ व्यापक पद में व्यापक जो रूप है उसमें प्लस है सब जगह, राइट। तो यहाँ से आपको तुलना करके ए बी और सी का पता करना है और उसके बाद में ये मान निकालना है, जिससे आपके शून्यकों का योग आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक बार हटा के वापस आपको बताता हूँ। शून्यकों का योग, जब हम प्रश्न करते हैं बड़े बड़े प्रश्न तो वहां पे हम शून्यकों को मानते हैं कि माना अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, ये शून्यकों का योग कर दिया। और b क्या है, b है वो x का गुणांक है, तो x का गुणांक क्या है यहाँ -2। तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं, देखिए ये माइनस है वो तो सूत्र का है, ये माइनस ऐसा का ऐसा लिखना है, फिर ब्रैकेट कर दो क्योंकि b है वो -2 है, ये पूरा यहाँ से x का गुणांक है वो क्या हो जाएगा b। तो यहाँ लिखूंगा मैं -2, फिर बट्टा a, a है वो क्या है x² का गुणांक है, यहाँ पे जो भी आपके गुणांक होगा वो आ जाएगा, परंतु यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा है तो क्या होगा 1, तो इसका जो गुणांक है वो आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे ऊपर माइनस और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो माइनस का गुणा माइनस से होगा तो क्या आ जाएगा 2, प्लस के और नीचे 1 है। अब 1 का भाग किसी में भी देते हैं वो का वो आता है तो 2 आ जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर है वो आ जाएगा सी। स है वो सही है, अ ब स और द। तो देखिए अ के अंदर -2 है, ब के अंदर -8 है और स के अंदर 2 है, तो आपके जो राइट आंसर है इसका हो जाएगा श। ये आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है।
अब चलिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देके बताता हूँ कि शून्य को योग मान लो आता है तो किस ढंग से निकालना है। यहाँ पे तो ये बहुपद था, उसके सापेक्ष आपके उत्तर आ गया 2। यहाँ मैं आपके दूसरा एक बहुपद ले रहा हूँ, द्विघात बहुपद। जैसे मान लो आगे आपके पास कि एक्स स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस 10 है, ठीक है। अब आपको बोल दिया कि शून्यकों का योग कितना है, तो शून्यकों का योग वही -b/a। बी है वो क्या है, एक्स का गुणांक है, तो एक्स का गुणांक क्या है 5, तो 5 लिख लो। यहाँ पे देखिए बी के आगे माइनस है तो माइनस आएगा, बट्टा ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1। यानी कि यहाँ शून्यकों का योग है वो क्या आ रहा है -5। तो इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे तो क्या था कि 2 के आगे माइनस थे, इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस के 2 आ गया था उत्तर 100। बाकी यहाँ पे -5 आएगा क्योंकि ये पूरा बहुपद है वो किस में है, प्लस में है। अब जैसे मान लो एक्स स्क्वायर के आगे भी कोई संख्या आ गई जैसे कि 2, तो क्या आ जाएगा शून्यकों का योग -5/2, क्योंकि -b/a लिखना है और ये क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो वो आ जाएगा नीचे। तो किसी भी द्विघात बहुपद का आप इजीली शून्यकों का योग है वो निकाल सकते हैं। और शून्यकों का गुणा भी आ सकता है, शून्यकों का गुणा है तो आपको निकालना है c/a। ये याद रखना पड़ेगा, शून्यकों का योग होता है -b/a और शून्यकों का गुणा होता है c/a। जैसे कि इसका आंसर निकालना आपको, शून्यकों का अगर गुणा आ जाए, यहाँ पे शून्यकों का योग की जगह गुणा आ गया तो क्या करेंगे, तो आपको लिखना है c/a। सी क्या है यहाँ पे -8 और ए क्या है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1, तो इसका उत्तर आ जाएगा -8। तो किसी भी ढंग से अगर बोर्ड के अंदर आता है आप इजीली उत्तर दे सकते हैं, चाहे वो शून्यकों का योग आए या गुणा आए। चलते हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए त्रिकोणमिति से संबंधित है। यहाँ पे चौथा प्रश्न आपको दे रखा है कि साइन π/6 का मान होगा। अब साइन है और यहाँ दे रखा है π/6 और इसका मान पूछा आपको, ठीक है। तो पाई का मान हमेशा ध्यान रखना है क्या होता है 180 डिग्री रेडियन पद्धति के अंदर। ऐसे पाई का मान क्या होता है 22/7, परंतु आपको ऐसे याद रखना है पाई का मान होता है 180 डिग्री। अब पाई की जगह हम लिखेंगे 180 डिग्री और बट्टा 6। 6 का भाग जाएगा 180 के अंदर, 6×3 = 18 यानी कि 30 डिग्री। यानी आपको ये π/6 का मतलब क्या हुआ, साइन 30 डिग्री का मान लाना है। और साइन 30 डिग्री का मान होता है त्रिकोणमितीय अनुपात की जो टेबल है वो मैंने आपको अच्छे ढंग से सिखाई हुई है। अगर आपको नहीं आती है तो बनाना सीख सकते हैं वीडियो देखकर। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, आप संबंधित वीडियो देख के इजीली इसको निकालना सीख सकते हैं। और इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा बोर्ड के अंदर, इसलिए आपको टेबल बनानी तो सीखना ही पड़ेगा। अर्थात साइन 30 का मान होता है 1/2। 1/2 साइन 30 का मान होता है। यहाँ पे संबंधित आंसर देखिए, अ के अंदर 1 दे रखा है, ब के अंदर 1/2 दे रखा है, तो यहाँ पे आ गया उत्तर ब। स और द ये नहीं है, उत्तर क्या हो जाएगा ब। तो इस ढंग से पाई साइन π/6 का मान हो जाएगा ब। इसी प्रकार कोई भी आ सकता है, जैसे साइन की जगह कोस भी आ सकता है, टेन भी आ सकता है। तो आपको तो बस याद यह रखना है कि पाई का मान क्या होता है 180 डिग्री और नीचे जो भी संख्या दे रखी है उसका भाग देके वो संख्या निकाल दो जो टेबल के अंदर होती है। जैसे या तो आ जाएगा 30 डिग्री का, या फिर आएगा 45 डिग्री का, या 60 डिग्री का, या 90 डिग्री का। तो इस ढंग से आपके मान आएंगे और उसका मान आप इजीली टेबल से निकाल सकते हैं। अब मैं लेता हूं पांचवा प्रश्न। पांचवा दे रखा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। सूर्य का उन्नयन कोण आपको पूछा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा डायग्राम बना के समझाना पड़ेगा। देखिए एक ऊर्ध्वाधर खंबा, यानी मान लो ये खंबा है। अब इस ऊर्ध्वाधर खंबे की जो परछाई है वो खंबे की ऊंचाई के समान है, तो इसकी जो परछाई है वो ऐसे समतल जमीन पर गिरेगी। ये जो खंबा इतना ऊंचा है, जैसे मान लिया मैंने ए और बी मान लेता हूं मैं, यहाँ लिख लेता हूं ए, ये लिख लेता हूं बी और ये लिख लेता हूं सी।
यानी जो ए बी है वो तो है खंबा, और जो बी सी है वो क्या है, परछाई। अब कह रहा क्या है ये कि ऊर्ध्वाधर खंबे की जो परछाई है वो खंबे की ऊंचाई के समान है। तो ऊंचाई ए बी है वो मान लेते हैं अपन एच है, तो परछाई भी कितनी हो जाएगी, एच। ये स्पष्ट कह रहा है कि खंबे की जो ऊंचाई है वो इस परछाई की क्या है, समान है। तो हाइट के रूप में मैंने मान लिया कि एच ऊंचाई है और परछाई भी क्या हो गई, एच, क्योंकि प्रश्न कह रहा है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, अर्थात आपको यहां से ए को सी से मिला दो, बिल्कुल सी से मिला देंगे। ये यहां से बिल्कुल स्पष्ट सीधी लाइन खींचना है आपको। चलिए मैं सीधा ही खींच लेता हूं। ये ए को सी से मिला देंगे। ये आपको यहाँ पे उन्नयन कोण निकालना है, ये कोण अर्थात ये मान लेंगे थीटा। अब आपको पता है कि ऊंचाई और दूरी से संबंधित जो लेसन हमने पढ़ा है उसमें क्या करते हैं, हम त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं। तो यहाँ अनुपात ले लूंगा मैं ए बी बटा बी सी, यानी मैंने क्या लिया, लंब बटा आधार, क्योंकि थीटा के सापेक्ष आधार क्या हो जाएगा, बी सी। तो लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा टेन थीटा। ऊंचाई और दूरी वाला टॉपिक यदि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ा वो लेसन देख लेना ऊंचाई और दूरी से संबंधित, तो इजीली आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अनुपात से संबंधित आपको दिमाग में आना चाहिए कि अनुपात किस ढंग से लिया जाता है। जो भी आपके जो दे रखी है, एक ज्ञात और एक अज्ञात भुजा, उसका हम अनुपात लेते हैं। तो यहाँ पे तो क्या है, उन्नयन कोण पूछा है तो दोनों भुजा आपको दे रखी है। तो ए बी बटा बी सी, तो ए बी बटा ए सी, ए बी मैंने माना है एच, बी सी भी एच, क्योंकि ऊंचाई और परछाई समान है, और आ जाएगा टेन थीटा। ठीक है। अब एच बटा एच क्या हो गया, एक, बराबर आ गया टेन थीटा। अब एक है वो टेन थीटा में किसका मान होता है, तो आप टेबल से देख सकते हैं कि टेन जो 45 है उसका मान होता है एक। तो ये जो एक है इसकी जगह मैंने क्या लिखा है, टेन 45, और आगे टेन जो थीटा है वो ऐसा का ऐसा। और दोनों साइड में टेन टेन है, इसको हटा दो तो आ जाएगा आपके पास 45 बराबर थीटा, यानी उन्नयन कोण आ गया आपके पास 45 डिग्री। ये आ गया। अब तो आपको तो परीक्षा में बस ये ध्यान रखना है, यदि कुछ समझ में नहीं आया और अगर इस टाइप का प्रश्न आता है और बोला जाता है कि परछाई और ऊंचाई समान है, तो हमेशा उन्नयन कोण 45 ही आएगा, क्योंकि टेन 45 का मान होता है एक। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है छठा प्रश्न। सिक्स प्रश्न क्या है, निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित। देखिए बिंदु 5 और -2 की एक्स अक्ष से दूरी क्या है, एक्स अक्ष से आपको दूरी पूछा है। देखिए 5 और -2 है, ये बिंदु एक्स अक्ष से कितना दूर है वो आपको पूछा है। तो इसके लिए मैं थोड़ा आपको बता देता हूं एक्स अक्ष और वाई अक्ष के। तो ये है वाई अक्ष, ये है एक्स अक्ष। ठीक है। यहाँ पे मैं बिंदु भी बनाना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ लिख लेता हूँ एक, फिर दो, तीन, चार, पाँच, छ। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ माइनस में होता है, आपको पता है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। यहाँ जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि आगे हम विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे। माइनस का 4। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है उसके अंदर बिंदु को आलेखित किस ढंग से करते हैं, ग्राफ पेपर पे। ये टोटल काम है वो ग्राफ पेपर का है। तो यहाँ पे मैं ग्राफ पेपर पे एक बिंदु आलेखित करूंगा, किसको, 5 और -2 को। 5 है, एक्स निर्देशांक क्या है, 5, तो एक्स निर्देशांक यानी एक्स अक्ष का 5 है वो ये रहा, यानी यहाँ पे मान लेते हैं, मान लो। और y निर्देशांक कितना है, -2, तो -2 है वो y अक्ष पे, -2 देख लो ये रहा, और इसको मान लेता हूं मैं यहाँ। तो यहाँ से मिला देता हूं और ये रेखा नीचे आएगी, यानी यहाँ जो पॉइंट होगा वो होगा 5 और -2। मान लो ये बिंदु P है। अब ये कह रहा क्या है, इसका जवाब हम देंगे इससे। कह रहा है कि बिंदु 5 और -2 की x अक्ष से दूरी कितनी है। जो x अक्ष है वो ये है, x डैश, और ये y, और ये y डैश। तो x अक्ष से इसकी दूरी कितनी है वो आपको पूछा है। तो ये कितना दूर है, वो कितना दूर है, -2, यानी कि y निर्देशांक होगा वो इसकी दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे -2, देखिए अ के अंदर 5 है, ब के अंदर 2 है, 3 के अंदर, स के अंदर 3 है, और द के अंदर 4 है, यानी कि ये पूरे ऑप्शन ही गलत है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, ब को बना देता हूं मैं -2। ठीक है। यहाँ पे मिस प्रिंट हुई है बोर्ड से, तो आप सुधार कर सकते हैं। ब है वो सही आंसर, और ब को
उत्तर बना देना -2। ये आपके एक्स अक्ष से दूरी आ जाएगी इस बिंदु की। ठीक है, अगर यही बात पूछता कि ये वाई अक्ष से कितना दूर है, तो वाई अक्ष से कितनी दूरी है, देखिए इस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी इतनी है, ये टोटल दूरी है। ठीक है, तो ये दूरी कितनी है 5, यानी एक्स निर्देशांक आ जाता वाई अक्ष से दूरी के रूप में। तो इस ढंग से आप इजीली निकाल सकते हैं किसी बिंदु की दूरी एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से। कुल मिला के ध्यान रखना है, अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई निर्देशांक लिखना है, और यदि वाई अक्ष से दूरी पूछे तो एक्स निर्देशांक लिख लो। ये आपके उत्तर। नेक्स्ट 7वां। नेक्स्ट प्रश्न है आपके 7वां। इसके अंदर क्या दे रखा है कि आकृति दे रखी है जिसमें डी ई समांतर है बी सी। ये जो आकृति ए बी और सी एक त्रिभुज दे रखा है, उसके अंदर एक भुजा दे रखी है डी ई। ये समांतर है किसके, बी सी के, यानी जो बी सी ये भुजा है, इस भुजा के समांतर एक रेखा खींचिए डी ई। ठीक है, ए डी है वो कितना है 4, ए डी 4 है। बी डी कितना है 6, बी और डी जो भुजा दे रखी है वो है 6। और ए से लगाकर ई तक ये दे रखा है 5। आपको पूछा है ई से लगाकर सी तक, यानी ये दूरी आपको निकालना है। ठीक है, इसका मान होगा। तो ये जो रूल है ये इसे कहते हैं थेल्स प्रमेय। अब थेल्स प्रमेय से हम लिखेंगे इसका अनुपात। थेल्स प्रमेय यही है कि ए डी बटा डी बी, ए ई बटा ई सी। क्या लिखा मैंने कि जो ए से लगाकर डी तक दूरी है और डी से लगाकर बी तक दूरी है, उन दोनों का अनुपात बराबर होगा किसके, ए से लगाकर ई तक और ई से लगाकर सी तक। बस ये आपको ध्यान रखना है, दोनों भुजाओं का अनुपात लिखना है और उसको करना है बराबर। तो जैसे ही बराबर करके यहाँ पे हल करेंगे वज्र गुणन से, तो हमारे पास ई सी का मान आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए डी का मान कितना है 4, तो लिख लो 4। डी बी कितना दे रखा है, डी और बी दे रखा है 6, ये लिखा 6। ए ई मुझे 5 दे रखा है, 5 लिख लो। और ई सी, ई और सी। ठीक है, अब कर दो वज्र गुणन। वज्र गुणन यानी वही कैची गुणा, तो 4 का गुणा होगा किससे, ई सी से, ई और सी। और 5 का गुणा किससे हो जाएगा 6 से, 5 का गुणा 6 से, यानी क्रॉस में गुणा करना आपको। 6 का गुणा 5 से, ई सी का गुणा 4 से। अब ई सी क्या आ जाएगा, 5 का गुणा 6 से करूंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास 30, 5 चक्के 30, और नीचे आ जाएगा 4 क्योंकि ये गुणांक में अंदर है, ये आ गया 4। अब 30 के अंदर 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपके पास 7.5, 7.5। अब देखिए सीधा आपको भाग देना मान लो नहीं आता तो क्या करेंगे, आधा आधा करते जाओ। 30 का आधा क्या हो गया 15, 4 का आधा हो गया 2। अब 15 में 2 का भाग देना इजीली आता है, यानी 2 का भाग देना यानी किसी संख्या का आधा करना, तो 15 का आधा कर दो, क्या हो गया 7.5, 7.5 हो गए। ये आ गया स उत्तर के रूप में। इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, श। नेक्स्ट जो 8वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि 3 सरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वर्तों की संख्या है वो कितनी है। यानी 3 सरेखीय बिंदु से गुजरने वाला वर्त है वो एक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन खींचता हूँ। सरेखीय का मतलब वो ये होता है कि एक ही रेखा में, अब कह रहा है सरेखीय, 3 सरेखीय बिंदु, यानी एक ही रेखा में 3 बिंदु लेता हूं मैं। चलो यहाँ पे ये ले लिया मैंने एक बिंदु ए, एक बिंदु ले लेता हूं मैं यहाँ बी, और एक बिंदु ले लिया मैंने जैसे यहाँ पे सी। अब इन तीनों बिंदुओं से गुजरने वाला कोई वर्त आप खींच सकते हो क्या, तो नहीं खींच सकते। ऐसे हम कोई भी वर्त नहीं खींच सकते। देखिए जैसे मैं 2 बिंदुओं से गुजरने वाला एक वर्त खींच सकता हूँ आराम से, ये वर्त खींच लिया मैंने। वैसे गोल होता है बिल्कुल वर्त, मैंने यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा बनाया है, तो समझ जाना आप ये वर्त है। ठीक है, उसके बाद में अगर जैसे बी और सी को मिलाते हुए खींचे तो ये एक वर्त बन सकता है, बी और सी को मिलाते हुए भी आप एक वर्त खींच सकते हो। ठीक है, यानी कि 2 बिंदु से गुजरने वाला एक वर्त आप खींच सकते हैं, परंतु 3 बिंदु से गुजरने वाला एक वर्त है वो नहीं बन सकता। इसलिए यहाँ पे वर्तों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी 0, यानी इसका जो आंसर है वो स है। ये आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे आ जाए कि दो बिंदु से गुजरने वाले वर्तों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बनाना है 1। 2 बिंदु कहीं भी होंगे हम वर्त उनसे खींच सकते हैं, 2 बिंदु से गुजरने वाला आराम से।
तो आपके यहाँ पे एक वर्त आ सकता है, परंतु अगर तीन सरेखी बिंदुओं की बात हो रही है तो वहां पे वर्तों की संख्या आ जाएगी शून्य, यानी एक भी वर्त नहीं खींच सकते। अब एक बिंदु से आ जाएगी, एक बिंदु से कितने वर्त खींच सकते हैं, तो अनंत, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 90वां प्रश्न है कि गोले का व्यास है वो 6 सेंटीमीटर है। कितना है? 6 सेंटीमीटर। गोले का आयतन आपको पूछा है, तो सिंपल सी बात है, गोले का व्यास दे रखा है यानी गोले की त्रिज्या हम निकाल सकते हैं और गोले का आयतन वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ये आपको सूत्र याद होना चाहिए कि गोले का आयतन होता क्या है। गोले का आयतन, अब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर और क्यूब, ये सूत्र है। अब इसको याद करना पड़ेगा। तो 4/3, 4 की जगह 4 लिख लो, 3 की जगह 3 लिख लो। यहाँ पे देखो सूत्र में जो आंसर है वहां पे पाई है वो नजर आ रहा है, सब जगह पाई है। इसका मतलब क्या करना है आपको, पाई की जगह 22/7 है वो नहीं रखना, यहाँ पे पाई की जगह पाई रखने रहने दो। तो मैं पाई को सॉल्व नहीं करता, पाई को ऐसे ही रहने देता हूँ। पाई की जगह पाई छोड़ता, इंटू में आर है, आर है वो क्या है, त्रिज्या है। तो गोले का जो व्यास है वो तो दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। यानी व्यास की जो आधी होती है वो क्या होती है, त्रिज्या, सॉरी त्रिज्या क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ आ जाएगा 3, तो आर की जगह मैं लिख लूंगा 3 और उसके ऊपर घात आ जाएगी 3। अब देखो 4/3, ये पाई को ऐसे ही रहने दो, 3 × 3 × 3, 3 बार लिख लो, क्योंकि 3 की घात 3 है, 3 से 3 उड़ा दो, एक क्या बचा, देखिए 3 × 3 कितने हो गए, 9, और 9 का गुणा जब 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। तो 36 पाई इसका आ जाएगा आंसर, 36 पाई ये आ गया। देखिए 36 पाई घन सेंटीमीटर, और आयतन का जो इकाई होती है वो घन होती है, इसलिए ध्यान रखना है घन सेंटीमीटर। कहीं वर्ग सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो भी वो ऑप्शन क्या होगा, गलत। तो इस ढंग से इसका आंसर आ गया अपने पास स। आप सही आंसर को टिक कर सकते हैं, श है वो 36 पाई घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके जो पहले प्रश्न का अंतिम है पार्ट वो है 10, ठीक है। 10 क्या दे रखा है कि बंटन 1, 3, 2, 5 और 9 का माध्यिक क्या है। माध्यिक निकालने का तरीका क्या है कि आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में जमाओ, आरोही, या फिर उसको क्या करेंगे, अवरोही क्रम में जमाएंगे, और सबसे मध्य में जो आएगा आंकड़ा वो हो जाएगा उसका माध्यक, ठीक है। अब आंकड़ों को आरोही अवरोही में कैसे जमाते हैं पहले बता देता हूँ। आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम को बोलते हैं आरोही क्रम, और घटते हुए क्रम को बोलते हैं अवरोही क्रम। बढ़ते हुए क्रम का मतलब जैसे एक के बाद में 2 आएगा, 2 के बाद में 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 5 आएगा, इस ढंग से बढ़ता जाएगा, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम। उसके बाद में अवरोही क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम, जैसे कि बड़ी संख्या, जैसे यहाँ 5 से स्टार्ट करें तो 5, उसके बाद 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, 1 आएगा, ऐसे, ठीक है। यानी कि आपको बड़ी संख्या पहले लिखना है, फिर छोटी, फिर छोटी, 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 ऐसे आता रहेगा। यानी घटते हुए क्रम को बोलते हैं अवरोही क्रम। ओके, अब किसी एक को आपको दिमाग में फिक्स कर दो कि ये क्रम में हमें जमाना है, तो आरोही क्रम में जमा के हम देख लेते हैं कि यहाँ पे सबसे मध्य में क्या आता है, तो वो हो जाएगा उसका माध्य। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सवाल को, कौन कौन सी संख्या मेरे पास, एक तो है एक 3, एक 2, एक 5 और एक 9। तो यहाँ पे मैं जमा रहा हूँ आरोही क्रम में, यानी सबसे छोटी संख्या पहले लिखूंगा, तो एक है वो सबसे छोटा है, चलो लिख लिया। उसके बाद में 2 आएगा, फिर उसके बाद में 3 आएगा, उसके बाद में 5 आएगा, और उसके बाद में आएगा 9। ये मैंने आरोही क्रम में जमा दिया। फिर सबसे सेंटर में मुझे नजर आ रहा है 3, 2 इधर छोड़े और 2 इधर छोड़े, यानी 3 आ गया अपने, क्या आ गया, माध्यक। तो यहाँ पे ऑप्शन है वो अ सही होगा, इसका उत्तर हो गया अ। इस ढंग से आप माध्यक निकाल सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न कहीं आगे मिलेंगे बहुलक माध्यक से संबंधित, तो मैं आपको बता दे रहूंगा। वैसे बहुलक तो हट गया है, माध्य से संबंधित प्रश्न मिल सकता है छोटा। तो यहाँ पे ये जो सभी प्रश्न पहले के मैंने 1 से लगाकर 10 तक सभी प्रश्न बताया है, ये आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स जितने भी 10th क्लास में पढ़ते हैं उन सभी को शेयर करना, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके।
थैंक यू।